यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, और आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस लेक्चर। जीत 2025 में आपका हार्दिक स्वागत है। चैप्टर नंबर है 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेक्चर नंबर है उसका 1। नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो पुराने चैप्टर का टेस्ट भी आएगा, जरूर आएगा, और वो मैं आपको अभी ही बता देता हूँ, अभी ही इन्फॉर्म कर देता हूँ। आज 17th है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 20th को आपका टेस्ट होगा, तो वो आप अभी से ही नोट करके रख लें। टेस्ट ऑफ चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इन दो चैप्टर्स का टेस्ट होगा। इसके आएंगे 5 क्वेश्चन, इसके आएंगे 15 क्वेश्चन, टोटल आएंगे 20 क्वेश्चन, यानी कि 80 मार्क्स का टेस्ट होगा। कैसे होगा? OMR पे होगा, या आप इसको शीट पे भी कर सकते हो। शीट पे करोगे या OMR पे करोगे, दैट इज ऑल अप टू यू। OMR आपको मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, उसको आपको PDF में प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद उसको फिल कर लेना है जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर आपको कब मिलेगा? 20th को मिलेगा, 20th जून को मिलेगा। और वो आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। कितने बजे मिलेगा? 5 बजे मिलेगा। ठीक है, तो ऑल द डिटेल्स अबाउट द टेस्ट आर नाउ क्लियर। और इसी में हमने टेस्ट का भी बता दिया, और अब हम चैप्टर भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है और इसके फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाने लायक कुछ चीजें होती नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एनसीईआरटी से रीड करेंगे। कोई ये बुरा न लगाए कि यार ये सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करवा रहे हैं। अरे भाई, अगर मेरे पास वो स्क्रीन वाला वो होता तो उसमें भी मैं एनसीईआरटी रीडिंग ही करवाता, ठीक है ना। इस लेक्चर के लिए मेन चीजें इस चैप्टर में कहाँ से स्टार्ट होंगी, जब आपके पास वर्ल्ड पॉपुलेशन वगैरह ये थोड़ा चीजें आएंगी, वो भी वैसे हम रीड ही करेंगे, बट उसमें कुछ ना कुछ समझाने वाला भी आता है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा भी साथ साथ में। और सेकेंडली, जब आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आएंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आएंगे, और जब आपके पास वो लास्ट वाला टॉपिक्स ARTs आएंगे, तब हम इस चैप्टर को प्रॉपर वे से, मतलब तब तो आपको प्रॉपर समझने वाला ही कम है। इसमें आपको समझना कम है और रट्टा ज़्यादा मारना है, तो इसलिए ये सिर्फ हम रीड करेंगे और बाकी जो चीज़ें आपको याद होती ही जाएंगी। चलिए लेट्स नाउ स्टार्ट विद द रीडिंग, बट उससे पहले कुछ चीज़ें हैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जाननी है, तो वो मैं आपको लिखवा ही देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो हेडिंग डालना सबसे पहले, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छा, हम क्या सोचते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, या जो ही आप सोचते हैं हेल्थ के रिलेटेड, ठीक है, तो वो हमेशा WHO उसका उल्टा नहीं, मतलब उसका थोड़ा सा एनहांस्ड डेफिनेशन ही देता है। हम कहते हैं कि हेल्थ क्या है? बंदा कोई डिजीज फ्री है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब हुआ? बंदा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की डिजीजेस के मुक्त है। बट ऐसा WHO का मानना नहीं है। WHO ने क्या कहा है, ध्यान से देखना है। WHO कहता है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ stands for the complete well-being of humans, या of persons, या of one's रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स। कौन से रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स आपको देखने हैं? इमोशनल, बिहेवियरल, देखो फिजिकल, पहले तो फिजिकल यार, फिजिकली आपके सारे रिप्रोडक्टिव अंग जो है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इमोशनली, ठीक है, फिजिकल, इमोशनल, और बिहेवियरल एंड सोशल। बिहेवियरल एंड एट लास्ट कम्स द सोशल। तो ये सारे फैक्टर्स आपके रिप्रोडक्टिवली क्या होने चाहिए? फिट होने चाहिए। मतलब आप इन सभी फैक्टर्स पे प्रॉपरली आपका कमांड होना चाहिए। मतलब रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स ही सारे हैं, तो इन सब पे आपका हेल्थ, इन सब की रिलेटेड आपकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया WHO की डेफिनेशन। अब इसके बाद आपको NCERT में कुछ नए प्रोग्राम्स वगैरह लिखवाए हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी यहीं पे लिख देता हूं मैं। इन 1951 India was one of the first countries to introduce family planning program. बट अच्छा देखो, 1951 के आसपास ही इंडिया ऐसी कंट्री बन चुकी थी जिसने फैमिली प्लानिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और उसके अगर फैमिली प्लानिंग करेगा कोई बंदा तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बेटर हो जाएगी, ठीक है। बट
बट बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन अ बेटर वर्जन ऑफ इट वाज लॉन्च्ड एज RCH। बोले RCH का क्या मतलब है, मैं थारे पाँव की जुती ना तो तने घेर दी ते तेरते। अच्छा हो रहा है रिकॉर्ड, मैं बोलूँ माइक तो बंद है, रिकॉर्ड क्या हो रहा है, मैंने वो ही नहीं लगाया, अटैच ही नहीं किया। एक मिनट रुको, मैं इसको अटैच भी कर देता हूँ, इसी से कोई आवाज़ तो नहीं आई होगी वैसे, है ना। मैं तो वही चला था इसको बंद करने, एक मिनट रुक जाइए, माइक ऑन करने दो। हेलो हेलो हेलो, अब आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। मैं तो चल पड़ा था गाना गाते गाते यार, अब क्या इतना बंद करने पड़ेगी वीडियो, ठीक है। लॉन्च अटैच RCH, मुझे ये नहीं पता था कि मैंने वहां पे वो अटैच ही नहीं किया जिससे ये उससे अटैच होगा। अगर ये उससे अटैच नहीं है तो ये बंद होगा ना, फिर भी आपकी आवाज़ जाएगी। और अगर वो अटैच है और ये बंद है तो आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। मुझे तो ये लगा वो अटैच है ये बंद है, अब तो ये ऑन है ना। हाँ, इट वॉज लॉन्च एज RCH, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब क्या क्या था इस प्रोग्राम में, एक्चुअली दिस होल प्रोग्राम वाज बेस्ड ऑन अवेयरनेस, है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिए RCH में वाज ऑल बेस्ड ऑन अवेयरनेस। तो इसमें सिवियरली आप एक चीज पढ़ेंगे, बार बार ये टर्म आएगा, अवेयरनेस फैलानी है। तो चाहे वो अवेयरनेस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे वो अवेयरनेस रेप के रिलेटेड हो, चाहे वो अवेयरनेस सेफ टच या नॉट सेफ टच के रिलेटेड हो, या चाहे वो अवेयरनेस किसी भी चीज के लिए हो, है ना। बच्चों के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट सेक्सुअल एस्पेक्ट्स, ठीक है, कि क्या क्या है सब, मतलब ठीक है कि यार आपको कोई कैसे टच कर रहा है तो आप उसको सेफ टच मानेंगे, है ना। एडल्ट्स के बीच में होना चाहिए कि आप कैसे सेफ सेक्स को प्रमोट कर सकते हो। हमने और क्या क्या किया पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए, वो हम वर्ल्ड पॉपुलेशन वाली हेडिंग में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यही देखना है कि इस RCH प्रोग्राम में ऐसा क्या था, है ना। इसमें अवेयरनेस फैलाई गई, कैसे फैलाई गई, बाय टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सबका इसमें मेन मोटिव था, मेन मकसद था अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। अब वो कैसे फैला रहे हैं वो मैंने आपको बोला ही, हम एनसीईआरटी रीडिंग से करेंगे। तो ओपन अप योर एनसीईआरटीज एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। देखना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन, ये हमने पढ़ लिया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1951 में, जो हमने लिख लिया। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अच्छा ये देखिए, इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग wider reproductive related areas are currently in operation under the popular name RCH, Reproductive and Child Healthcare Program, ठीक है ना। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल वाज द मेजर people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up the reproductive, मतलब वही है कि हमें अवेयरनेस इसमें फैलानी थी। विद अच्छा यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं, और वो मैं आपको लिखवाता जाऊंगा साथ साथ में, है ना। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो और ना लिखना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आप एक बार रीड कर रहे हैं तो आपको वो याद ही रहेगा वैसे भी, है ना। मतलब अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको याद रह जाएगा ना। वैसे भी ये क्वेश्चन CBSE में नहीं आते, और अगर आएंगे तो आप इसका आंसर तो खुद से बना सकते हो। यार उन्होंने अवेयरनेस प्रोवाइड करी, अवेयरनेस में फ्रेंड्स, टीचर्स, रिलेटिव सारे इन्वॉल्व थे। उन्होंने सेफ सेक्स के बारे में बताया, उन्होंने हमें इस बारे में बताया, उस बारे में, जो भी आपको सेक्सुअलिटी या जो भी आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी टर्म लग रहा है आप उसको यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप देखिए, विद हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स, दे यूज ऑडियो विजुअल्स, ऑडियो विजुअल्स का यूज किया गया, ठीक है। प्रिंट मीडिया का यूज किया गया, प्रिंट मीडिया भी लिखा होगा आगे देखना। हाँ, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एनजीओस, ठीक है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एनजीओस, गवर्नमेंट एंड एनजीओस, एनजीओस का फुल फॉर्म में होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन सब ने भी वेरियस स्टेप्स लिए। अब मेजर जो मैंने आपको पहले भी बोल दिया, पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का काफी ज्यादा हाई रोल था अबाउट द अवेयरनेस। देखो यहाँ पे लिखा है ना, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसकी इंफॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स के रिलेटेड, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स शुड आल्सो बी एनकरेज्ड टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यूथ, है ना। वही है, सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया गया, जिससे जो भी मिथ वगैरह है अबाउट दिस ऑल वो हमारे मतलब उनके मन से हट जाए। तो वही हम लिख भी लेते हैं, सेक्स एजुकेशन प्रमोटेड इन स्कूल्स।
जो आप पढ़ रहे हैं ऐसा चैप्टर है जो कि सेक्स एजुकेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। मिसकंसेप्शंस सबको क्लियर करें। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, एसटीआईज, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, राइट, एसटीडीज, एड्स, इन सब के बारे में भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब वही सारी चीजें जो आपको अभी पढ़ रहे हो आप, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट क्या क्या था, व्हाट वाज द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये आप सब कुछ पढ़ चुके हो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़े हैं। एडोलेसेंस आपका क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर 9-10 होता था एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी में, कुछ ऐसा, ठीक है। रिलेटेड चेंजेस इन एसटीडीज, एड्स एटसेट्रा, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाती थी। नेक्स्ट, इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है ना, आगे देखिए, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टिलाइजिंग कपल्स, ताकि वो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस को यानी सेफ सेक्स को प्रमोट कर सके, है ना। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले मतलब रिप्रोडक्टिव एज वाले थे, रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप को, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को हमने क्या कहा, आप बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस को देखिए, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस उनको हमने पढ़ाए, ठीक है। उनको हमने सेफ सेक्स के बारे में बताया, ठीक है। सेफ सेक्स का मतलब है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करके आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब वो जिसमें प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, मतलब सिर्फ काम वासना के लिए। और देखो, स्पेशली इन एडोलेसेंट तो हमने देख लिया, ठीक है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल, है ना। तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, प्रेग्नेंट वुमेन, पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल मतलब बर्थ होता है, ठीक है। नेटैलिटी माने बर्थ, जब भी आगे टर्म आएगा नेटैलिटी, दैट मींस बर्थ। तो पोस्ट नेटल केयर होनी चाहिए, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। पहले क्या होता था, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह में तो करनी होती थी, ठीक है। ये कोई कोई नहीं भी करवाता था, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारी बातों में, और उन बातों से हम उसको समझा रहे हैं, या उन ऑडियो विजुअल से, उस प्रिंट मीडिया से, उस गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एनजीओ से, ऑर्गेनाइजेशन से हम उसको समझा रहे हैं बंदे को कि नहीं यार, ब्रेस्ट फीडिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे आप पढ़ेंगे भी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड अभी पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल चाइल्ड यहीं पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है, यहीं पे पढ़ा देता हूँ। अबाउट अबाउट एमनियोसेंटेसिस, वो आपको यहीं पे बता देता हूँ। एमनियोसेंटेसिस, इसमें क्या होता था, अ फ्लूइड ऑफ एमनियन इज अ पार्ट, एमनियन इज अ पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया तो उससे जो है बाद में जाके जब डिवीजन वगैरह होती थी, तो उसमें एक चीज बनती है, एक सेल बनता है, उसको बोलते हैं एमनियन, ठीक है। अ फ्लूइड ऑफ एमनियन, द फ्लूइड ऑफ एमनियन, जिसको आपने कहा नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि एमनियन का फ्लूइड है ना, एमनियोटिक फ्लूइड इज यूज्ड टू चेक एनी, अच्छा एक्चुअली में इसका काम क्या था, एनी जेनेटिक डिसऑर्डर चेक करना, जेनेटिक डिसऑर्डर और प्रॉब्लम विद बेबी, है ना। कोई बेबी को अगर प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसको वो चेक कर सकता था। बट सम पीपल यूज्ड दिस टू नो द सेक्स ऑफ द बेबी, है ना, यार बेबी मेल है या फीमेल है, और जब ये उनको पता चल जाए, ठीक है, इतने नीचे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, अगर वो फीमेल निकलती थी तो उसको वो किल कर देते थे, अबॉर्शंस करवा देते थे, एंड दिस वाज नोन एज फीमेल फीटिसाइड। और इसीलिए, एंड दिस वाज द रीजन फॉर द बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। कैसा बैन है, स्टैट्यूटरी बैन है, मतलब हो सकता है बट सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह चेक करने के लिए, और ये जो है सेक्स ऑफ द बेबी बिल्कुल मना है। जैसे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पे पहले ही बाहर लिखा होता है, उन्होंने बाहर नहीं, जब भी आप अंदर जाओगे तो उन्होंने पहले ही एक प्रिंट करके लिखा दिया होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा कि बच्चे का जो है लिंग पता करना कि क्या वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको जुर्माना भी है और साथ में आप जेल भी जाएंगे, इसके लिए जेल की सजा भी है, ठीक है ना। और ये इतने सख्त हो गए इसके कानून, बिल्कुल होने भी चाहिए। आगे देखिए, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, अब आगे आएगा भी, ठीक है ना। और चेक करो,
अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। तो उसके बारे में भी आपने अवेयरनेस फैलाई कि यार सेक्स अब्यूज क्या होता है, सेफ टच वो वाला जो मैंने आपको बताया ना अभी, सेक्स अब्यूज के बारे में बताया गया है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के। कोई अगर सोच रहा है ना कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, मतलब बुक से देख के तो लिख रहा है बेचारा, इसको खुद को ही नहीं आता। अरे भाई, अरे भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम ऐसा करो, जहां से तुम पढ़ना चाहो वहां से पढ़ के आना, और फिर मुझे यहाँ का एक एक पॉइंट तुमसे सुनना है, एक एक पॉइंट, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, एक पॉइंट भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे ये जो इतना कुछ लिखाया है, इसमें से पेरेंट्स, टीचर, रिलेटिव्स, फ्रेंड भी नहीं छूटना चाहिए। इसमें से जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोल दिया, एसटीडीज बोल दिया, एडोलेसेंस नहीं छूटना चाहिए। तो ये तुम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इतना कुछ इन्होंने एक साथ दे दिया हुआ है, ये कोई भी नहीं आपको मतलब सिंपल ऐसे याद रट्टा मारना पड़ेगा इसको याद करने के लिए। जनरल चीजें हैं यार ये, और जनरल चीजें अगर हम यहाँ से देख के पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगले लेक्चर में आके देखना, अगर अगले लेक्चर में मैं यहाँ से पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप जरूर इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वैसे भी अनसब्सक्राइब करने को बोलता ही नहीं है, ठीक है। आगे चेक करो, और क्या कहा है, ठीक है। और हाँ, यहीं पे हम लिख लेते हैं वो भी, सेक्स अब्यूज में हम लिख लेते हैं क्या, सेफ टच एंड बैड टच, गुड टच बैड टच, है ना, गुड टच एंड बैड टच। गुड टच को आप सेफ टच भी बोलते हो, गुड टच बैड टच को आपको इंट्रोड्यूस करना है टू द चाइल्ड। इन स्कूल ही कर लोगे तो, है ना, ये तो स्कूल में आ गया, स्कूल भी कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट अबाउट द, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड, और सारी वही देखो, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, अबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, इन सब के बारे में आपको जो है करवाना। और ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, देखो प्रेगनेंसी आप तीसरे चैप्टर में पढ़ के आए, एसटीडीज आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और एसटीडीज इस चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही, एड्स को आप स्पेशली एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। तो प्रेगनेंसी, एसटीडीज, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी वो भी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और इनफर्टिलिटी मतलब अगर कोई कपल मान लीजिए बार 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 सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहा है बट फिर भी उसका चाइल्ड नहीं हो रहा, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा, तो उसको हम कैसे कॉप अप करेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं आईवीएफ, है ना, तो वो सारी चीजें आप इनफर्टिलिटी के अंदर पढ़ेंगे। आईवीएफ होता है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन वीवो भी होता है, प्रेगनेंसी, एसटीडीज, इनफर्टिलिटी, और क्या क्या लिखा, अबॉर्शंस लिखा है। अबॉर्शंस आप इसी में पढ़ोगे, मतलब अबॉर्शंस का टेक्निक वगैरह नहीं पढ़नी आपको। आपको क्या पढ़ना है अबॉर्शंस में, आपको पढ़ना है कि अबॉर्शंस कब कब हो सकते हैं, इसको बोलते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को ही आप बोलते हो अबॉर्शंस। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एमटीपी, और एआरटीज, एआरटीज भी लिखा हुआ था ना, एआरटीज लिखा था कि नहीं, मतलब एआरटीज अगर नहीं भी लिखा है तो भी हम उसको लिखेंगे, उसको मानेंगे। एआरटीज क्या होता है, या आप इसको रहने दो, इनफर्टिलिटी के अंदर ही आ गया एआरटीज ना, बिकॉज एआरटीज आप इनफर्टिलिटी के टॉपिक में पढ़ लेते हो। इनफर्टिलिटी जब ना, मतलब मान लो कोई कपल नहीं कर पा रहा बेबी, तो एआरटीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हम लेके आते हैं, जिससे क्या होता है उस कपल को हम बेबी करा सकते हैं किसी न किसी टेक्निक से। जैसे आप आईवीएफ पढ़ते हो तो वो वही एक टेक्निक है, वन ऑफ द मेथड ऑफ दैट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको समझानी है, लोगों को बतानी है। नेक्स्ट, अब आगे देखना, बेटर टेक्निक्स वगैरह तो ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनेस, मेनेस मतलब किल होना, ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स, मेनेस मतलब केसेस होगा आई थिंक सो, मेनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया एमनियोसेंटेसिस, बट एक और चीज मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, तो वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आर सम प्रोग्राम्स दैट मेंशन इन द concept in the connection. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells. Amniotic fluid को चेक किया जाएगा ताकि वो पता हमें चले, ठीक है। एक्चुअली किस चीज के लिए चेक करते हैं हम, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए। यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम भी दिया हुआ है, वो मैंने आपको नहीं लिखवाया क्योंकि वो आपको अगले चैप्टर में पढ़ने हैं एज इट इज। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। इसके अलावा भी कई सारे पढ़ेंगे। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज्ड, ये सब आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको एक और टर्म आएगा इस नेक्स्ट पेज पे, सहेली। ए सहेली, तो वो नोट आप अभी भी करेंगे, और जब आप ओरल पिल्स पढ़ेंगे एज मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव तभी मैं आपको लिखवाऊंगा। सहेली किसने बनाया था, डेवलप्ड बाय सीडीआरआई लखनऊ, लखनऊ की सीडीआरआई ने बनाया था, ठीक है। लखनऊ की सीडीआरआई ने बनाया था। सीडीआरआई का क्या मतलब है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने क्या बनाया था, इसने बनाया था एक
पिल सहेली, जिसको आप बोलते हो वंस अ वीक पिल, वंस अ वीक पिल, ठीक है। इससे कोई भी फीमेल अगर इसको लेती है, इस पिल को एक हफ्ते के लिए, एक मतलब एक हफ्ते में एक बार खानी होती है ये पिल, उस उससे फीमेल अगर मान लीजिए खा ली उसने, इट इज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इट्स लाइक अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसके बाद क्या होगा, उसको बेबी, उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी उस एक हफ्ते के बीच बीच में अगर वो करेगा, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो नहीं होगा, क्योंकि क्या है, इससे ओवुलेशन ही रुक जाएगा, और भी कई सारे चेंजेस इससे होते हैं जो हम तब पढ़ेंगे, है ना, ओवुलेशन रुक जाना, सर्विक्स का हॉस्टाइल हो जाना, ठीक है ना, तो वो सारे आप चीजें देखेंगे बाद में, ठीक है। अब इसके बाद आता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो यहाँ तक ये वाला पेज भी हम यहीं से रीड ही करेंगे, नेक्स्ट पेज से आपका मैं आपको खुद लिखवा के खुद पढ़ाऊंगा, मतलब खुद लिखवा के बिना बुक के, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज से आपका खुद से हम करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि यही सारा आपका एक सार, एक समरी मैंने आपको करवा दी है, इसको नोट करिएगा। फिर हम आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट हेडिंग, जिसका नाम है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल्स, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल्स। अब जब हम बात करते हैं अबाउट पॉपुलेशन, तो उसमें कई सारी चीजें आती हैं जो पॉपुलेशन को कम कर रही हैं या पॉपुलेशन को बढ़ा रही होती हैं, ठीक है, तो हम वही सारी चीजें अब यहाँ पे देखेंगे। और कुछ डाटा वगैरह है तो वो आप ऐसे ही एज इट इज याद रखना चाहो रखो, ये तो डाटा वगैरह के बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं आपको एक इसके बाद ना जब ये लेक्चर खत्म होने वाला होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस साल इसमें से, इस साल इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और वो हमारे पुराने साल के नोट्स में है कि नहीं, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसका मतलब है कि आप पुराने साल के लेक्चर्स भी देख सकते हो, पुराने साल हमने इसको 3 लेक्चर्स में कवर किया था, इस बार 4 लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो पिछले साल भी मेरे ख्याल 3 या 4 लेक्चर्स में ही ये कवर हुआ था। अब यहाँ पे देखना, हम आ रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग का क्या नाम क्या है? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, राइट, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ओके, द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 2 बिलियन इन 1900 से 6 बिलियन इन 2000। तो देखो 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन थी, 6 बिलियन हो गई, मतलब 3 गुना इन 2000। ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन, दिस इज द डाटा ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। और ऐसे ही आपको इंडिया का भी दिया होगा 2011 में, अच्छा नहीं, और 2011 में ये भी दिया हुआ है, 2011 का भी दिया हुआ है। 2011 में इट वाज 7 पॉइंट, मेरे ख्याल से डाटा ना अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है, पुराने एडिशन में कुछ और होगा, नए एडिशन में कुछ और होगा, हो सकता है नए एडिशन में कुछ और ईयर ऐड कर दिया हो, तो आप उसको छोड़ सकते हो। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया आल्सो। आवर वर्ल्ड पॉपुलेशन व्हिच वाज एस्टिमेटेड अबाउट 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, अब वो क्लोज टू 1 बिलियन है। क्लोज टू 1 बिलियन का क्या मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 बिलियन? चेक करो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, 100 मिलियन, बिलियन ये होता है 1 बिलियन, तो है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ये तो 100 करोड़ ही बता रहा है भाई। बट हमारी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, मतलब नियरली 150 करोड़ तो है, नियरली 150 करोड़। बिकॉज मोदी जी को इतने साल तो यही हो गए 140 करोड़ देशवासी बोलते हुए, तो ऑफकोर्स उसके बाद भी कितनी सारी पॉपुलेशन बड़ी होगी। अब मुझे तो वहीं से अंदाजा है कि कितनी पॉपुलेशन होगी, वैसे मुझे नहीं पता था इस चीज का, बट स्टिल, तो ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। 350 मिलियन यहाँ पे लिख लीजिए, कोई मतलब कुछ जा थोड़ी लाए लिख लेंगे तो। 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और उससे कहाँ पहुंच गई? सीधा पहुंच गई अबाउट 100 मिलियन है, सॉरी 1 बिलियन अबाउट, और 2000 लिखा है, क्या लिखा है, 2011 नहीं, हाँ 2000, और उसके बाद 1.2 बिलियन 2011। हाँ तो देखो मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे थे, 2011 में 1.2 बिलियन है, तो 1-2 मिलियन तो बढ़ ही गई होगी, तो 2014, 15, 16, 19 में भी बोल दो, है ना, तो उस टाइम पे 1.4 बिलियन तो हो ही गई होगी, मतलब 1 बिलियन और 40 अलग मिलियन, ठीक है, तो मतलब 1 पॉइंट मतलब 1400 नहीं, 140 करोड़ देशवासी, ठीक है ना, सही कह रहे थे। और रैपिड डिक्लाइन, अच्छा यहाँ पे देखना, अब आपको कुछ फैक्टर्स इन्होंने बताए होंगे, ठीक है ना, तो वो हम देखते हैं। मैटरनल एमएमआर बताया और आईएमआर बताया है, ठीक है। अब हम ये चीज मैं आपको खुद से लिखवाऊंगा, ये चीज मैं आपको खुद से लिखवाऊंगा, ये हम यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट कुछ फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग द पॉपुलेशन। सबसे पहला जो मेजर फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर्स, तो जो मोस्टली चेक करते हैं, विच वी मोस्टली चेक, तो वो कौन से हैं? एमएमआर एंड आईएमआर। एमएमआर का क्या मतलब है? मैटरनल
मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल माने मदर एंड मोर्टेलिटी माने मोर्टल कितना होता है, तो कोई बोले इमोर्टल, आई वांट टू बी इमोर्टल, तो इमोर्टल का मतलब होता है कि वो मरे ना, मोर्टेलिटी का मतलब वो मर गया, मोर्टेलिटी का तो वो मर गया, राइट। और आईएमआर, इट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब नंबर ऑफ मदर्स डाई गिविंग बर्थ टू चाइल्ड इन या पर 1000 मदर्स। अगर हम 1000 मदर्स को देख रहे हैं तो उनमें से कितनी मदर्स ऐसी हैं जो अपने बच्चे को बर्थ देते वक्त मर गई थी, इसको हम बोलते हैं एमएमआर। अब अगर एमएमआर हाई है, मतलब ज्यादा ज्यादा मदर्स मर रही हैं, तो पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो एमएमआर हाई है तो पॉपुलेशन कम है। सिमिलरली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ चाइल्ड which die after birth पर 1000 बर्थ। अगर 1000 बर्थ हो रहे हैं तो उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि बर्थ के बाद डेथ हो जा रही है जिनकी, ठीक है, किसी किसी कारणवश से हो सकती है डेथ। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये भी अगर आईएमआर ज्यादा होगा यानी कि ज्यादा बच्चे मर रहे हैं तो पॉपुलेशन विल बी लेस, ठीक है, पॉपुलेशन विल बी लेस। अच्छा, ये तो हो गए मेजर फैक्टर्स जो कि आपको इस चैप्टर में दिए हुए हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आप लास्ट के इकोलॉजी वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे अबाउट इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, तो वो आप यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो। एक मिनट प्लीज वेट करना, एक मिनट के लिए, काइंडली वेट फॉर अ मिनट, काइंडली वेट फॉर अ मिनट। हम्म, यस यस यस, सॉरी, हाँ, ठीक है। अब कुछ चीजें होती हैं जो कि हमने बोला इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ठीक है, तो वो माइग्रेशन के अंदर ही आ जाती हैं। तो एक और फैक्टर है जो कि माइनर फैक्टर में आप लिखेंगे। माइनर फैक्टर मतलब ये हम मेजर मतलब मोस्टली चेक नहीं करेंगे, ठीक है, चेक्ड समटाइम्स, समटाइम्स मतलब रेयरली, ये रेयरली ही इफेक्ट करते हैं आपकी पॉपुलेशन को। क्योंकि माइग्रेशन बताओ आपके पॉपुलेशन में कितना ही इफेक्ट डाल देंगे। कोई मान लीजिए 1 करोड़ बंदा आ गया है ना, तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा 140 करोड़ को, 141 हो गया भाई, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कहीं जापान में या कहीं आसपास कहीं फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, और उसके कारण अचानक से 14-15 करोड़ बंदे आ गए, है ना, तो हमें फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो यही हमने कहा कि बिल्कुल रेयरली चेक होगा और रेयरली ही अफेक्ट करता है हमारी पॉपुलेशन को, ठीक है। क्या है ये, माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मतलब हुआ, माइग्रेशन का क्या मतलब हुआ, एमिग्रेशन भी हो सकता है एंड इमिग्रेशन भी हो सकता है। इमिग्रेशन मतलब अंदर आना, इनसाइड आना, इमिग्रेशन माने अंदर आना, इनसाइड आना। तो ये इन अवर कंट्री, कोई हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है तो जैसे इमिग्रेशन बढ़ गई, मान लीजिए, तो हमारी कंट्री के अंदर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, तो हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी, पॉपू बढ़ गया, है ना। और इमिग्रेशन के कारण, एमिग्रेशन के कारण, एमिग्रेशन के कारण कोई हमारी कंट्री को एग्जिट कर रहा है, एग्जिट आवर कंट्री। जैसे पंजाब से तो ज्यादातर लोग कनाडा वगैरह जाते ही रहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता सिस्टम इतना क्या, मतलब ठीक है चलो कोई नहीं, देखते हैं। ऐसा नहीं है कि यार मैं इसके खिलाफ हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट खिलाफ इट, बट सिर्फ कनाडा क्यों जाते हैं, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। मे बी दे लाइक द कनाडा वाइब, ठीक है। एग्जिट आर कंट्री, तो अगर एमिग्रेशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी क्या, नहीं, हमारी कंट्री से बाहर जा रहे हैं ज्यादा लोग, तो हमारी कंट्री के लोग तो कम हो गए ना, तो वो पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करिएगा। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, उनके बारे में भी हम लिख लेते हैं, है ना। तो पहले आप इसको नोट करिए काइंडली, है ना। वो भी एक ये भी लिख लीजिए। इसके अलावा कोई और फैक्टर्स जैसे बर्थ रेट एंड डेथ रेट, उसको भी आप फैक्टर्स में ही लिखेंगे। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट को आप बोलते हो नेटैलिटी, नेटैलिटी, ये भी आप इकोलॉजी में ही पढ़ेंगे। देखो ये 4 फैक्टर्स आपके जो है वो इकोलॉजी के हैं और ये आप इस चैप्टर में ही पढ़ रहे हो, ठीक है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बट मैं आपको यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका लिंक बना रहे और आपको क्लियर होती जाए चीजें। डेथ रेट का क्या मतलब हुआ, मोर्टेलिटी, ठीक है। तो बर्थ रेट अगर ज्यादा है तो ऑफकोर्स पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, और डेथ रेट अगर ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना। तो इसी से आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं इकोलॉजी में, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट टाइम टी। टाइम टी मतलब जो हम स्टार्टिंग से काउंट नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए मैंने 2000 को माना स्टार्टिंग से काउंट कर रहा हूँ, 2011 को मैंने चेक किया कि क्या है, तो उसको मैंने लिखा n एट टाइम t,
ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो ना, लेट अ बॉल जो स्टार्ट हुई यहाँ से एट सम टाइम टी, अब स्टार्ट होने वाले को थोड़ी बोल दोगे टी, टी कहाँ पे होगा, तो नीचे गिरते हुए एक लाइन में, मतलब ये ऐसा मानिए ये स्टार्टिंग वाला टाइम नहीं है जहां से आप काउंट कर रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग वाला टाइम आप मान लीजिए एन नॉट, एन नॉट क्या है, स्टार्टिंग टाइम, और एन टी क्या है, नाउ, प्रेजेंट टाइम, या आज का टाइम है कोई अदर टाइम, ठीक है ना। एन टी इज इक्वल टू, देखना इसमें से कौन सी चीज पॉपुलेशन को बढ़ा रहा होगा, देखो नेटेलिटी पॉपुलेशन को बढ़ा रही है, मोर्टेलिटी कम कर रही है, ठीक है, तो नेटेलिटी बढ़ा रही है ना, मोर्टेलिटी तो कम कर रही है। और देखो और क्या चीज पॉपुलेशन को बढ़ा रही है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में से, क्योंकि एमएमआर और आईएमआर का मतलब इन्हीं से रिलेट आप कर सकते हो, ठीक है। तो इमिग्रेशन पॉपुलेशन को बढ़ा रही है, तो n+i मतलब इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, जितनी ओरिजिनल है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे बाद में, देखना, ठीक है। और देखो एमिग्रेशन पॉपुलेशन को कम कर रहा है, और डेथ रेट पॉपुलेशन को कम कर रहा है, यानी कि m और i, सॉरी e, मतलब ये माइनस में होंगे ना, और इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल पॉपुलेशन से, तो यहाँ पे एक पास एक फॉर्मूला आता है जो आप पढ़ेंगे इन द चैप्टर्स ऑफ इकोलॉजी, बट स्टिल टू क्रिएट अ लिंक तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और इसके क्वेश्चन भी डिफिकल्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ना। जैसे मतलब मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। लेट से मैंने आपको क्या कह दिया, लेट से मैंने आपको क्या कह दिया कि यार सबसे पहले मेरी बात को सुनना, मैंने आपको कहा ओरिजिनल पॉपुलेशन, जब मैं एक कंट्री का स्टडी कर रहा हूं तो उसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन 2011 में मान लीजिए, 2010 में मान लीजिए इतनी थी, एक्स थी, ठीक है, ठीक है, तो एन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। फिर मैंने आपको उसका नेटेलिटी और इमिग्रेशन बता दिया कितना है, और मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन बता दिया। अब ये तो पॉपुलेशन को कम करेंगे, अब आप इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी माइनस ही है, ठीक है, बट मैंने ब्रैकेट लगा के कॉमन ले लिया ना माइनस, ठीक है, तो दैट्स ऑल अप टू योर कैलकुलेशंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आप ऐड कर दें, ये सब्ट्रैक्ट कर दें और एन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, आपको उस टाइम की पॉपुलेशन मिल जाएगी जिस टाइम पे आप उसको कैलकुलेट करते हैं। इसको नोट करिएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर मेरे ख्याल से हम यहीं तक रखेंगे। आपका पॉपुलेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है, कुछ चीजें रहती हैं तो वो मैं आपको पॉपुलेशन वाले टॉपिक की मैं भी करवा ही देता हूँ, या चलो अगले लेक्चर में ही कवर कर लेंगे ना उसको, ठीक है। अब अगले लेक्चर में आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और कोशिश रहेगी कि उसको मैं अगले लेक्चर में ही कंप्लीट करवा पाऊँ। देखना अभी ध्यान से, अभी हमारे पास ये लास्ट का जो एक पैराग्राफ बचा है ये रहता है इसका, और नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं वो रह गए हैं, फिर एमटीपी है, एसटीआईज है, एंड इनफर्टिलिटी, एंड द चैप्टर इज कंप्लीट। तो ये चैप्टर छोटा सा ही है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको बड़े आराम आराम से करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, वैसे भी मेरे पिछले चैप्टर बड़े आराम से ही आपको करवाए हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। होमवर्क में आपको डीपीपीज करनी है, डीपीपी आपको कब मिलेंगी, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पुराने चैप्टर की डीपीपी मैं आपको जल्द से जल्द अपलोड करवा दूंगा। पुराने चैप्टर के टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, डीपीपीज आपको कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, और वो टेस्ट आप कब कर सकते हैं, 17 तारीख नहीं 20 तारीख के बाद आप जब मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।